हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज़ का दूसरा वीडियो करने जा रहे हैं और इसमें हम आईएएस, एचजीएस और एलाइड सर्विसेज में इंडियन हिस्ट्री के पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर्ड टू इन द सोर्सेज ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। अगर हम हर्षा के बाद के पीरियड की बात करें, उसमें जो हुंडी वर्ड है वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है, क्वेश्चन ये है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें जो ए ऑप्शन है, इसमें दिया गया है एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबॉर्डिनेट, मतलब कि राजा द्वारा अपने जो सबॉर्डिनेट है, अधीनस्थ है, उनको दी गई कोई जो एडवाइजरी है, कोई सलाह है। बी है अ डायरी टू बी मेंटेन्ड फॉर डेली अकाउंट्स, मतलब रोज के जो मतलब लेखा जोखा होता था उसके लिए जो डायरी लगाई गई है उसको हम हुंडी कहते थे। सी अ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि क्या ये भाई आपका एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, है ना, एक्सचेंज के लिए या विनिमय के लिए, कोई चीज़ किसने खरीदनी है उसके लिए यूज़ किया जाता था। डी ऑप्शन है एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सबॉर्डिनेट्स। तो इसमें मतलब ये कहा गया, जो फोर्थ ऑप्शन है, फ्यूडल मतलब जो जागीरदार होते थे उनके द्वारा अपने जो सबॉर्डिनेट है उनके लिए दिए गए आदेश। तो अब सही मायने में जो हुंडी वर्ड है स्टूडेंट, ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका किसी व्यक्ति द्वारा क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति को लिखित रूप से दिया गया एक आदेश था, जिसके द्वारा क्या होता था, उस दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति के लिए एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी, जिसका उल्लेख उस हुंडी में किया गया होता था। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया, ये हुंडी जो वर्ड है ये मतलब एक तरह से ट्रेडर्स के द्वारा यूज़ की जाती थी, मतलब एक्सचेंज के लिए एक तरह का क्या था, उनके पास ये मीडियम था। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन 1 है, इसका जो आंसर है, बेस्ट ऑप्शन है, वो आपका सी हो जाएगा, यानी कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइजेज हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में मतलब कोई राजा क्या कर रहा है, अपने जो सब्जेक्ट्स है, प्रजा है, उनको एडवाइज कर रहा है। तो उसमें जो स्टेटमेंट दी गई है, whosoever praises religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। मतलब आपका जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट इज, इसमें जो कोई राजा है वो क्या कर रहा है, एक तरह से इंस्क्रिप्शन के थ्रू अपने सब्जेक्ट को इस बात को समझा रहा है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी जो एक्सेसिव डिवोशन, जिसको अंधभक्ति कह सकते हैं, अंधभक्ति की वजह से क्या करता है कि मतलब अपना जो रिलीजन है या अपना जो रिलीजियस सेक्ट है उसकी अगर प्रेज करता है, वो मतलब कहीं ना कहीं गलत है। और साथ में वो ये करता है कि विद द व्यू ऑफ ग्लोरीफाइंग हिज ओन सेक्ट, एक तो मतलब अपने रिलीजियस सेक्ट की प्रेज भी कर रहा है और उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। ही रेदर इंजूरीज हिज ओन सेक्ट वेरी सीवियरली। तो वो मतलब क्या कर रहा है कि अपना जो सेक्ट है, अपना जो उसका धर्म है, उसको कहीं ना कहीं से उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब ये आपका एक स्टेटमेंट दी गई है, ये क्वेश्चन आपका आईएएस में पूछा जा चुका है। इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है अशोका, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्ता, और ऑप्शन सी है हर्षवर्धना, और डी है कृष्ण देवराया। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका अशोका है, अशोका है। आपको ये पता है कि जो अशोका है, अशोका ने क्या किया था कि 261 BC में उसने कलिंगा वॉर लड़ी थी, और उसके बाद उसने क्या किया था कि ही बिकेम लिबरल। लिबरल बनने के बाद क्या करता था अशोका कि इंस्क्रिप्शन के द्वारा अपने जो सब्जेक्ट्स है उनको मतलब एडवाइज करता था, अच्छे कामों के लिए इंस्पायर करता था। और इसके लिए मतलब क्या होता था, इंस्क्रिप्शन यूज़ किए जाते थे, जैसे आपका रॉक एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है, उनका यूज़ किया जाता था, उनके द्वारा ही लोगों को क्या था, मैसेज दिया जाता था। और अशोका ने अपने एडिक्ट में आपका इस बात का उल्लेख किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की अंधभक्ति की वजह से प्रशंसा करता है और दूसरे के धर्म की आलोचना करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे को
पता लगता है कि अशोका ने अपने जो इंस्क्रिप्शन है इस बात का उल्लेख किया है, ये स्टेटमेंट उसमें दी गई है। और दूसरा मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूँ कि कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने एकदम से बौद्ध धर्म को अडॉप्ट नहीं किया था, उन्होंने एक अपना धम्मा बनाया था। तो धम्मा में भी बिल्कुल उन्होंने क्या था, इस बात का उल्लेख किया हुआ है। तो अब हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास एक तरफ को रूलर्स दिए हुए हैं और एक तरफ को एम्बेसडर्स दिए हुए हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कौन सा एम्बेसडर आया था, इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने अपना जो काफ़ी टाइम है वो किसके कोर्ट में स्पेंड किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। और इंडियन सोसाइटी के बारे में भी उसने क्या है, काफ़ी मतलब अपनी जो अकाउंट्स है उसमें लिखा हुआ है। उसने एक बुक भी लिखी थी और उस बुक का नाम था इंडिका। इंडिका से भी हमारे को मौर्यन एज में जो सोसाइटी है उसके बारे में पता लगता है। और अगर मैं इसमें हर्षवर्धन की बात करता हूँ जो सेकंड है, तो इसके टाइम कौन आया था, इसके टाइम आया था ह्वेनसेंग। और ह्वेनसेंग भी कौन था, ये चाइनीज ट्रेवलर था, ये चाइनीज ट्रेवलर था। और इसने एक बुक भी लिखी थी, बुक का नाम था सीयूकी, बुक का नाम सीयूकी था, जिससे हमारे को क्या है, हर्षवर्धन या उस समय में जो सोसाइटी थी, रिलीजियस लाइफ है, ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आपका इसमें जैसे चंद्रगुप्ता है, चंद्रगुप्ता ये आपका सेकंड है, चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता जो सेकंड है उसके टाइम में कौन आया था, फायान आया था, ठीक है। और फायान ने कौन सी बुक लिखी थी, ये भी चाइनीज ट्रेवलर था, चाइनीज ट्रेवलर। और इसकी जो बुक है, बुक का नाम क्या था, फ्यूकोकी, फ्यूकोकी। अब इसमें आपका जो लास्ट बच गया है वो है भागभद्रा। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके अलाइड सर्विसेज में आ चुके हैं। तो भागभद्रा किसके टाइम, भागभद्रा के टाइम में कौन सा ग्रीक एम्बेसडर इंडिया में आया था, उसका नाम हेलियोडोरस था। उसने एक विदिशा जो मध्य प्रदेश में वहाँ पे एक स्तंभ को भी इंस्टॉल किया था। तो इस तरीके से ये हमारे को किसका पता लगा है, रूलर्स का और एम्बेसडर्स का। और दूसरे एग्जामों में मैंने देखा है कि कई बार आपका जैसे फायान है या आपका जो ह्वेनसांग है या मेगास्थनीज है, इनके जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरपन साइट। इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा हरप्पा का साइट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में दिया गया है चनहोद्रो, ठीक है। बी ऑप्शन में दिया गया है हमारे पास कोटदीजी, सी ऑप्शन में दिया गया है शोगोरा, और डी में दिया गया है दिसालपुर। अब ये जनरली क्या है, ये वाली चीज़ें मोस्टली स्टूडेंट ने पढ़ी हुई होती है। चनहोद्रो का इन जनरल हम क्या करते हैं कि बता देते हैं या कोड दीजिएगा, लेकिन ये जो नीचे वाले साइट है इनके बारे में बुक में सच नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आईएएस में पूछा गया था। अब इसमें जैसे चनहोद्रो है, चनहोद्रो वाला जो रीजन है ये आपका हरप्पन साइट से रिलेटेड है। और इसमें हमारे को थोड़ा सा ये याद रखना है आपने, ये पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है, ऑन द बैंक ऑफ सिंध, सिंधु बोल सकता हूँ मैं, सिंधु नदी के बैंक पे है ये। और यहाँ पे हमारे को क्या मिले हैं, एविडेंस ऑफ मस्टर्ड, एविडेंस ऑफ मस्टर्ड हमारे को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, कोटदीजी, कोटदीजी वाला जो रीजन है ये भी आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, ठीक है। ये भी हमारा हरप्पन साइट से जुड़ा हुआ एक नगर था। और जो शोगोरा है, शोगोरा ये आपका बाद में खोजा गया एक साइट है, लेकिन ये हरप्पन साइट नहीं है। ये इसमें हमारे को किसके बारे में पता लगता है, अशोका के बारे में। अशोका से रिलेटेड यहाँ पे एक क्या है कि हमारे को कॉपर इंस्क्रिप्शन मिला है, कॉपर इंस्क्रिप्शन। और ये वाला जो रीजन है ये आपका कहाँ पे है, ये आपका गोरखपुर, गोरखपुर यूपी में है, यूपी में आपका राप्ती रिवर के पास है, राप्ती रिवर, ठीक है।
और इसमें जो दिसालपुर है ये आप जरूर याद रखिएगा, ये आपका हरपन साइड से जुड़ा हुआ एक नगर है और ये आपका कहाँ पे है, गुजरात में। ये बाद में खोजा गया था और यहाँ पे हमारे को क्या मिले हैं, यहाँ पे हमारे को कुछ पोट्रीज मिली है, पोट्री मिली है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर वृष्टि इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि भाई आपको जो वृष्टि है यानी कि जो बॉन्डेड लेबर है, ठीक है, उसके बारे में मतलब कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही है। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है, इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। एक तो इसमें ये स्टेटमेंट है कि आपका जो ये फोर्स लेबर थी ये एक तरह का क्या था, इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द लेबर। बी ऑप्शन है, इट वॉज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश एंड कठियावाड़ रीजन्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। कि भाई आपका जो मध्य प्रदेश और कठियावाड़ जो गुजरात वाला रीजन है वहाँ पे आपका ये बॉन्डेड लेबर वाला कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। सी ऑप्शन है, द फोर्स्ड लेबरर वॉज इंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। आपको जो बॉन्डेड लेबर थे जो दिन रात क्या था उस राजा के पास या जमींदार के पास काम करते थे, उनको वीकली वेतन दिया जाता था। ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। डी ऑप्शन, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट एज द फोर्स्ड लेबरर्स। ठीक है, जो लेबरर का जो बड़ा लड़का होता था उसको क्या किया जाता था, आगे बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे आपका जितने भी नीचे वाले जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। जो हमारा राइट ऑप्शन है, इट वाज कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। सही मायने में क्या होता था, जो लोग लगान नहीं दे पाते थे तो वो क्या करते थे, आगे मतलब आपका एक तरह से बंधुआ जो मजदूरी है, बॉन्डेड लेबर है, उसमें इन्वॉल्व थे। वो क्या करते थे, राजा हो या जमींदार हो उनके खेतों में जाके काम करते थे। ठीक है, अब लेकिन आपका अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मध्य प्रदेश या कठियावाड़ रीजन में आपका गुप्ता एज में आपका ये बॉन्डेड लेबर नहीं था, ये स्टेटमेंट गलत है। वहाँ पे भी आपका क्या था, ये जो बॉन्डेड लेबर है, वृष्टि है, वो बिल्कुल वहाँ पे क्या था, प्रिवेलेंट था। ठीक है, और आगे मतलब ये वाले जो दोनों है नीचे वाले ये गलत है, क्योंकि बॉन्डेड लेबर में बिल्कुल भी आपका जो लेबरर है उसको किसी प्रकार की मजदूरी या वेजेस नहीं दिए जाते थे, और ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका ए आ जाएगा। या फिफ्थ में आपका एक थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो हिमाचल में भी आया हुआ था। द क्वेश्चन वाज कि ये जो वृष्टि वर्ड है, वृष्टि वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इसका उल्लेख हमारे को किस में मिलता है, ये मिलता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मिलता है, और ये इंस्क्रिप्शन किसका था, शाका रूलर रुद्रमन फर्स्ट। और एक चीज आपने इसमें और याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट जो आपका संस्कृत में लिखा गया इंस्क्रिप्शन था वो मतलब कौन सा था, वो भी आपका यही था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, या इसको हम गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, गिरनार इंस्क्रिप्शन। यानी कि मैं इसको फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन भी कह सकता हूं, इंस्क्रिप्शन जो जिसको पहली बार क्या था, संस्कृत में लिखा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। कि मतलब आपका बुद्धा के बाद नेक्स्ट बुद्धा है वो किससे कहा गया है, ऑप्शन में से आपने आंसर देना है। ठीक है, जो आगे वर्ल्ड में मतलब क्या होगा, उसका इनकारनेशन होगा या वो फिर से जन्म लेगा और लोगों का उद्धार करेगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो इसमें अवलोकितेश्वरा, जो ए ऑप्शन है ये अवलोकितेश्वरा है। ठीक है, बी ऑप्शन दिया गया है लोकेश्वरा, सी ऑप्शन दिया गया है मैत्रेया है, एंड डी ऑप्शन दिया गया है पद्मपानी। ठीक है, अब इसमें जैसे अवलोकितेश्वरा है या लोकेश्वरा है, ठीक है,
अब लोकितेश्वरा का तो हमारे को जिक्र आपका जैसे हिमाचल हिस्ट्री पढ़ते हो उसमें भी लगता है, ठीक है। लोकेश्वरा का भी हमारे को क्या है, बोधिसत्वाज में इसका नाम मेंशन किया गया है। और जो पद्म पानी जो अपने हाथ में लोटस लिए रहता था वो भी एक बोधिसत्व था, तो उसका भी हमारे को जब हम बौद्ध धर्म को डिस्कस करते हैं वो लेख मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। मैत्रेय जो बोधिसत्व है उसके बारे में ये भविष्यवाणी की गई है कि वो नियर फ्यूचर फिर से क्या है, उसका इनकारनेशन होगा और लोगों के वेल बीइंग के लिए वो काम करेगा। और इसको एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, इसको हम अजीता बोधिसत्व भी कहते हैं, अजीता बोधिसत्व भी इसे कहा जाता है। तो ये भी आप क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया गया है कि ऋग वैदिक आर्यंस एंड इंडस पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी कि इसमें ऋग वैदिक आर्यंस और इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई है। दोनों में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे जो ए ऑप्शन दिया गया है, जो वन स्टेटमेंट दी गई है इस क्वेश्चन के बारे में, इसमें दिया गया है कि ऋग वैदिक आर्यंस यूज्ड द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। अब देखो इंडिया में जो आईबीसी के लोग थे उनका जो नेचर था पीसफुल था, जबकि जो आर्यंस थे उनका जो नेचर था वो काफ़ी अग्रेसिव था। और उन्होंने क्या किया था, कई तरह के उन्होंने वेपन्स बनाए थे क्योंकि वो वॉरफेयर में बिलीव करते थे। अब क्योंकि ऋग वैदिक आर्यंस के बारे में बात की गई है तो वो लोग क्या करते थे कि कोट ऑफ मेल यानी कि आपका जो आर्मर होता है, जो कवच होता है, उसको क्या था वॉरफेयर में यूज़ करते थे। और साथ में हेलमेट यानी कि अपने सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप सी भी मतलब मेटल की पहनते थे, उसका यूज़ वो करते थे। जबकि आईबीसी के जो लोग हैं वो इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने वेपन्स बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। तो इस तरीके से आपका ये वाली जो अगर हम स्टेटमेंट देखें तो आपका सही मायने में आपका ये ठीक है ना, क्योंकि वो आपका इसमें जो आर्यंस है वो कोट ऑफ मेल और हेलमेट का यूज़ कर रहे हैं, जबकि आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऋग वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेयर एज इंडस पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन मतलब ये आपको क्लास में भी डिस्कस किया है, वीडियो में भी आपने शायद देखा होगा, मैंने ये बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो किस मेटल से फेमिलियर नहीं थे, वो लोग आयरन से फेमिलियर नहीं थे। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसमें लिखा हुआ कि ऋग वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेयर एज इंडस पीपल न्यू कॉपर एंड आयरन। तो आयरन का उनको जो इंडस पीपल है उनको कोई जानकारी नहीं थी। आयरन की जो खोज है वो लेटर वैदिक एज में किसने की थी, आर्यंस ने करी थी। अब हम तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, ऋग वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। अब ये आपने करा हुआ है, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, कि आपका जो ऋग वैदिक जो आर्यंस थे उन्होंने क्या किया था, जो हॉर्स है हॉर्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। और हॉर्स ड्रीवन चैरियट के द्वारा ही क्या था, उन्होंने इंडिया में जो लोग रहते थे वो आईबीसी के लोग भी हो सकते हैं, वो दस्युज भी हो सकते हैं, उनको डिफीट किया था। तो इस तरीके से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी सही है। और इसमें आपका जो ऑप्शन आ जाएगा राइट ऑप्शन इसमें आपका है 1 और 3, ठीक है। ये वाला इसमें आपका 1 और 3 आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। कि शुंगा डायनेस्टी का जो फाउंडर था, ठीक है, तो उसके किस सक्सेसर के ऊपर क्या है एक लव स्टोरी लिखी गई है।
और उसका नाम क्या है वो पूछा गया है। तो इसमें आपका जैसे ए ऑप्शन में दिया गया है स्वपन वासवदत्ता, ठीक है, बी ऑप्शन में दिया गया है मालविक अग्निमित्रम, और जो सी ऑप्शन है उसमें मेघदूतम दिया गया है, और डी ऑप्शन में दिया गया है रत्नावली। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बट इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका बी ऑप्शन, दैट इज मालविक अग्निमित्रम। सही मायने में जो शोंगा डायनेस्टी है जिसका यहाँ उल्लेख किया गया है, दैट वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्र शोंगा। इसको पुष्यमित्र शोंगा ने क्या किया था, फाउंड किया था। और ये जो मालविक अग्निमित्रम है इसको किसने लिखा था, कालिदास ने। इसमें हमारे को किसका उल्लेख मिलता है, अग्निमित्रा, और उसकी जो प्रेमिका थी उसका नाम क्या था, मालविक। उनके बारे में हमारे को जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो लव स्टोरी है वो किस शोंगा डायनेस्टी के रूलर के बारे में है, अग्निमित्रा के बारे में है। और ये जो लव स्टोरी है इसका नाम है मालविक अग्निमित्रा, और इसको किसने कंपोज किया था, कालिदास ने। और कालिदास क्वेश्चन जो आपका हिमाचल में आया हुआ है वो किसका कोर्ट पोएट था, चंद्रगुप्त सेकंड का, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद रिपीट हो गया है, तो इसमें मतलब थोड़ा सा साइड्स जो है इंपॉर्टेंट आपके, एक तो इसमें अवंती दिया गया है, गंधारा दिया गया है, कौशला दिया गया है और मगधा दिया गया है। तो इसमें से मैंने यही आपको बताया था कि 2 इम्पॉर्टेंट जो साइट्स है, प्लेसेस है, वो किससे रिलेटेड है, बुद्धा से। एक तो इसमें कौशल स्टेट हो गया और दूसरा आपका मगधा स्टेट। तो इसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया गया है, द चाइनीज ट्रेवलर वैन चांग, या उसको हम हैन सेंग भी कह सकते हैं, विजिटेड इंडिया, रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो इसमें मतलब किसके बारे में पूछा गया है, हैन सेंग के बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो इसमें पहली बात ये क्या कह रहा है अपने अकाउंट में कि द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, कि मतलब आपका जो सड़कें वगैरह थी उसमें मतलब कोई भी किसी तरह का खतरा नहीं था, लोग जा सकते थे, है ना, कोई रॉबरी वगैरह का कोई भी मतलब किसी तरह का डर नहीं था। दूसरा इसमें है एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, ऑर्डियल्स बाय फायर, एक तो अग्नि परीक्षा जो होती थी, लोग आग में कूद जाते थे। वाटर एंड पॉइजन वर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटर्मिनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ अ पर्सन। लोग मतलब क्या करते थे, पनिशमेंट के लिए अग्नि परीक्षा भी देते थे, पानी में कूद लेते थे या पॉइजन खा लेते थे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। और तीसरा इसमें क्या है, द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस, और जो ट्रेड्समैन होते थे, बिजनेसमैन होते थे, उनको क्या करना पड़ता था, जैसे फेरीज़ की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फेरीज़ का मतलब क्या होता है, जो सी रूट थे, है ना, जहाँ से आपका शिप वगैरह जाता था, वहाँ पे उनको क्या करना पड़ता था, ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी। और इसके अलावा जैसे आपका बैरियर स्टेशंस, एक तरह के मतलब आपके जो दूसरे एरिया में जब वो जाते थे तो वहाँ पे भी उनको क्या करना पड़ता था, उनको रोक दिया जाता था, उनको कोई ना कोई टैक्स या ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, 2 और 3। तो इसमें आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या दिया गया है, हु रोट नाट्य शास्त्र। जो नाट्य शास्त्र है ये किसने लिखा था, ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, भवभूति, ए ऑप्शन दिया गया है, बी मतंगा, सी भरत मुनि एंड डी भारवी। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका सी है, यानी कि भारत मुनि, ठीक है। और ये आपका जो नाट्य शास्त्र है ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका डांसिंग हो गया, जैसे नृत्य वगैरह हो गया, उससे रिलेटेड है और संगीत से ये संबंधित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द गुप्ता
dynasty. In ancient India, the towns Ghantashala, Kadora and Chol were well known as, ये आपका IAS में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका ये घंटशाला, कडूरा और जो चूल है ये मतलब किस चीज़ के लिए फेमस थे। तो इसमें आपका है ए ऑप्शन पोर्ट्स हैंडलिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि मतलब विदेशों के लिए मतलब ये पोर्ट थे और विदेशों के लिए यहाँ से ट्रेड होता था। बी ऑप्शन है कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम, जो पावरफुल राज्य थे उनकी ये एक राजधानी था। और सी ऑप्शन है प्लेसेस ऑफ एक्सक्विजिट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये मतलब आपका क्या था कि आपका जो पत्थर की जो चीज़ें बनती थी, आर्किटेक्चर वगैरह बनता था, तो उसके लिए मतलब क्या था, ये प्रसिद्ध था, है ना। तो एक्सक्विजिट मतलब बहुत बढ़िया जो स्टोन है या मतलब आर्किटेक्चर, उसके लिए ये तीनों जो रीजन है वो जाने जाते थे। और डी ऑप्शन है इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स, कि यहाँ पे आपका क्या था, बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थान था। अगर हम देखें ये जो आपका घंटाशाला, कदूरा और जो चोल रीजन है, इसका जिक्र हमारे को NCERT की बुक में मिलता है। और इसमें हम देखेंगे जो घंटाशाला और जो ये गदूरा जो रीजन है ये आपका कहाँ पे पढ़ते थे, आंध्रा में, आंध्रा रीजन में ये पढ़ते थे। और जबकि जो चोल है, चोल आपका मॉडर्न इंडिया में इसका जिक्र आता है, एक बैटल ऑफ चोल भी हुई थी पोर्तुगीज़ की। तो ये जो चोल वाला रीजन है ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ए वाला है। ये तीनों क्या थे, दे वर द फेमस पोर्ट्स, और इसके द्वारा क्या होता था, गुप्ता एज में ट्रेड हमारा दूसरे देशों के साथ चलता था, जैसे श्रीलंका हो गया, ठीक है, जैसे ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, तो उनके साथ हमारा ट्रेड चलता था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या दिया गया है, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो इसमें हमारे को जैसे कल्चरल हिस्ट्री है इंडिया की, उसके बारे में कुछ हमारे पास कुछ पेयर्स दिए गए हैं, तो उनकी हमने मीनिंग उसमें दिए गए हैं, वो थोड़ा सा उसको हमने डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास जैसे जो वन है, वन में दिया गया है परिव्रजका, परिव्रजका का यहाँ पे मीनिंग दिया गया है रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर। रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर का मतलब क्या हो गया, ये वैसे लिटरली किसके लिए यूज़ होती थी, ये उन मतलब विद्वानों के लिए या उन वैरागी लोगों के लिए ये टर्म यूज़ की जाती थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे, और वो लोगों को क्या करते थे, इनलाइटन करते थे। और दूसरा आपका क्या है, श्रमणा, और ये जो श्रमणा वर्ड है ये किसके लिए यूज़ होता था, प्रीस्ट विद हाई स्टेटस, मतलब आपका जो उच्च कोटि के जो ब्राह्मण होते थे, विद्वान होते थे, उनके लिए ये टर्म यूज़ की जाती थी। जबकि आपका जो उपासका है, उपासका जो टर्म है ये आपका बुद्धिज़्म में हमारे को इसका जिक्र मिलता है। उपासका का मतलब क्या हो गया, फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म में दो तरह की चीज़ होती थी, एक तो जो मतलब कुछ एक लोग होते थे वो कहाँ रहते थे, आपके मठों में या मोनास्ट्रीज में ही अपना टाइम स्पेंड करते थे, उनको भिक्षु कहा जाता था। वो अपने घर से मतलब अपना रिलेशन एक तरह से तोड़ देते थे, पूरी तरह से वो क्या थे, बुद्धिज़्म के लिए समर्पित थे। लेकिन जो उपासक होते थे वो आपका कोई भी राजा हो सकता था, वो कभी कभार क्या करता था, जैसे ये बौद्ध धर्म की सभाएं होती थी या कोई उनकी असेंबलीज वगैरह होती थी, उसमें ओकेजनली वो लोग क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, और उनको उपासक कहा जाता था। तो अब इसमें आपका जो ऑप्शन है, इसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका ऊपर वाले तीनों वर्ड है, ये आप याद कर लीजिएगा और ये सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें दिया गया है विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें हमारे पास क्या किया गया है कि कुछ स्कॉलर्स के बारे में जिक्र किया गया है और उनमें मतलब उनके जो पैटर्न्स थे उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें जैसे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें दिया गया है कि पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा। अब जो पाणिनि है वो आपका पुष्यमित्र शुंगा के साथ एसोसिएटेड था, जो कि हमारे को बिल्कुल भी सही नहीं लगता, क्योंकि आपका क्या था, जो पाणिनि है वो काफ़ी पहले था, अबाउट आपका 420 BC बैक, और इसने एक बुक लिखी थी, उसको हम
अष्टाध्यायी कहते हैं। अष्टाध्यायी इसकी बुक का नाम है और ये एक संस्कृत ग्रामर थी, संस्कृत ग्रामर। ठीक है, और ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। अब इसमें आपका दूसरी स्टेटमेंट है अमरसिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, ये भी आपका गलत है। और जो अमरसिम्हा है ये आपका किसके कोर्ट में था? ही वॉज द कोर्ट स्कॉलर ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड, चंद्रगुप्ता सेकेंड का ये स्कॉलर था। ठीक है, लेकिन आपका ये हर्षा के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं था। और अमरसिम्हा ने क्या था, एक बुक लिखी, उसको हम अमरकोश कहते हैं, अमरकोश। और इसके अलावा हमारे को ये भी पता लगता है कि जो चंद्रगुप्ता सेकंड था या चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, उसके नवरत्नों में से भी ये एक था। अब इसमें क्वेश्चन जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट में हमारे पास दिया गया है कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता सेकंड, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो इसलिए इसमें आपका क्या आ जाएगा, जैसे ए में तो आपका 1 और 2 दिया गया है, ये गलत है। बी में 2 और 3 दिया गया है, गलत है। इसमें आपका सिर्फ सी ऑप्शन सही है और बाकी ये आपका गलत है स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद रेफरेंस टू द, ये क्वेश्चन कई जगह आ चुका है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है विद रेफरेंस टू द मियान तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तानसेन के बारे में है और उससे रिलेटेड कुछ नीचे स्टेटमेंट दी गई है, तो इसमें से कौन सी सही नहीं है। इसमें हमारे पास दिया गया है, जैसे ए ऑप्शन है, ए में दिया गया है तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, कि भाई जो तानसेन है उसको जो तानसेन का टाइटल था वो अकबर ने दिया था। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है। लिटरली जो आपका तानसेन है उसका नाम क्या था? रामतनु था, रामातनु था। और ये जो टाइटल है रामातनु पांडे, इसका नाम था। और इसको जो तानसेन का टाइटल है वो किसने दिया था? ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये दिया गया था बाय विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर। ग्वालियर का एक शासक था विक्रमजीत, ही वॉज द कॉन्टेम्परेरी ऑफ अकबर। और उसने क्या किया था कि इसको तानसेन को मतलब रामातनु को क्या दिया था? तानसेन का टाइटल दिया था। दूसरा, तानसेन कंपोज्ड द्रौपद रागा ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। और तानसेन कंपोज्ड सॉन्ग्स फॉर हिज पैट्रन्स, पैट्रन्स मतलब आपका क्या था? अकबर का वो कोर्ट में एक संगीतकार था, ठीक है, या गीतकार था। तो उसने क्या किया था? अकबर की प्रशंसा में कई सॉन्ग भी उसने कंपोज किए थे। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागाज, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आपका ये वाला पहले वाला ऑप्शन यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या दिया गया है? विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद, ये कौन सा शासक था जिसने कुंभ के जो मेला है उसकी शुरुआत की थी? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया गया है हर्षवर्धन, बी ऑप्शन दिया गया है ध्रुवसेना सेकंड, सी ऑप्शन दिया गया है नरसिम्हा वर्मन और डी ऑप्शन दिया गया है अकबर। इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में हमारे को ये पता लगता है एंशिएंट इंडिया में जो सबसे मतलब पॉपुलर शासक था, जो बिल्कुल अपनी प्रजा के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए समर्पित था, वो हर्षवर्धन था। और वो जनरली क्या करता था कि एवरी 5 ईयर के बाद वो इलाहाबाद में एक ग्रैंड फेस्टिवल का आयोजन करता था, जिसमें वो जो गरीब लोग होते थे उनको क्या करता था? लाखों का दान देता था। और दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फेमस फेयर ऑफ कुंभ। तो ये कुंभ के मेले की क्या थी? एक तरह से बिगिनिंग थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी उसमें सही है? इसमें जो आपका स्टेटमेंट 1 है तो इसमें दिया गया है इन 326 BC अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है अम्बी किंग ऑफ तक्षशिला
वेलकम्ड एलेक्जेंडर एंड हिज मैन, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और तीसरी वाली जो आपका स्टेटमेंट दी गई है, एलेक्जेंडर डाइड इन 332 BC, ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन इज जो 1 और 2 है, यानी कि सी ऑप्शन, ये आपका सही है। थर्ड वाला गलत है। एलेक्जेंडर जो ग्रेट है उसकी जो डेथ है वो कब हुई थी? 323 BC में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन इन बगदाद में वापस जाते हुए मैसिडोनिया के लिए, यानी कि ग्रीस के लिए, रास्ते में बेबीलोन में क्या था, उसकी डेथ हो गई थी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपका क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब HES से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तुलुवा नरसिम्हा हु रूल्ड द विजयनगरा एम्पायर ऑफ द पीरियड 1491 to 1503 बिलोंग टू विच डायनेस्टी, यानी कि जो तुलुवा नरसा है, ठीक है, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जो कि 1491 से लेकर 1503 तक उसने मतलब एक तरह से शासन किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आएगा? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उसमें से एक तो संगमा डायनेस्टी का इसमें जिक्र आ रहा है, दूसरा B सोलुवा डायनेस्टी, C तुलुवा डायनेस्टी एंड D अराविदु डायनेस्टी। इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है? तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं संगम डायनेस्टी की या विजयनगर एम्पायर, तो उसमें हमारे को पता लगता है कि वहाँ पे कुछ डायनेस्टी ने रूल किया था। जैसे इसमें पहली जो डायनेस्टी थी वो संगम डायनेस्टी थी, फिर इसमें दूसरी डायनेस्टी दैट वाज सलुवा डायनेस्टी, और तीसरी इसमें डायनेस्टी थी दैट वाज तुलुवा डायनेस्टी, और जो इसमें फोर्थ डायनेस्टी थी दैट वाज अराविदु डायनेस्टी। अब लेकिन आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये वाला है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ याद रखने वाली है, जो साउथ इंडिया का सबसे फेमस शासक था, जिसका जिक्र क्या था कि बाबर ने अपनी जो बुक है तुजो के बाबरी में भी किया था, तो उसका नाम था कृष्ण देवराया। तो वो जो कृष्ण देवराया था वो इसी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, कृष्ण देवराया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज स्टेट्स दैट श्रीनगर वॉज बिल्ट बाय अशोका। इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है कलहंस राजतरंगिनी, बी ऑप्शन दिया गया है दिव्यवधाना, सी ऑप्शन में दिया गया है त्रांथाज हिस्ट्री ऑफ तिब्बत, ये वैसे इसमें तारानाथ होगा, डी ऑप्शन है महावंशा, जो कि आपका इसमें श्रीलंका में लिखी गई है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये। तो लेकिन हमारा मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अशोका ने श्रीनगर को बनाया था, इस बात का उल्लेख हमारे को किस में मिलता है? ये मिलता है हमारे को ए ऑप्शन में, यानी कि कलहन की जो राजतरंगिनी बुक है उसमें हमारे को इस बात का पता लगता है कि आपका जो श्रीनगर था दैट वाज फाउंडेड बाय अशोका ने उसको बनाया था। और एक किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कलहन किसका मतलब कोर्ट स्कॉलर था? ही वॉज द कोर्ट स्कॉलर ऑफ हर्षा। ठीक है, और ये हर्षा कहाँ का रूलर था? रूलर ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर का हिंदू रूलर था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखेंगे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो फेमस जो फाउंडर था वो इनमें से कौन सा था? ए ऑप्शन है धर्मपाल, बी ऑप्शन है गोपाल, सी ऑप्शन है नागपाला, डी ऑप्शन है महिपाला। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है धर्मपाला।
इसमें हमारे को और भी शासकों का जिक्र मिलता है जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी। जैसे इसमें गोपाल है। गोपाल कौन था? ही वॉज द प्रेडिसेसर ऑफ धर्मपाला, उसका वो पूर्वाधिकारी था। तो गोपाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी? वो दंतपुरी यूनिवर्सिटी। वो दंतपुरी यूनिवर्सिटी इसने बनाई थी। और गोपाल का तो मैंने बता दिया कि भाई गोपाल ने क्या था कि इसमें ये आपका धर्मपाल ने बनाई थी आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और गोपाल ने बनाई है दंतपुरी यूनिवर्सिटी। और जो फेमस यूनिवर्सिटी थी इंडिया की, जिसको हम क्या कहते हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसके ऊपर अभी भी काम हो रहा है। तो वो जो यूनिवर्सिटी है दैट वाज फाउंडेड बाय, इसको गुप्ता डायनेस्टी का शासक था, उसका नाम कुमार गुप्ता है, उसने बनाया था। ठीक है, लेकिन हम कर रहे हैं क्वेश्चन को डिस्कस कि इसका जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसका जो फाउंडर था वो कौन था? इट वाज धर्मपाल। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था स्टूडेंट। कल हम HES, IAS और लाइट सर्विसेज के हिस्ट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे।